ओके गाइस, सो हमारी लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को थैंक्स। है ना। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। और हम भारत की जो मुख्य शिक्षा नीतियाँ थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, उन पर चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग। और इसमें हम तीनों स्तर पढ़ेंगे। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नोट्स 20 पेज का है। इससे संबंधित एमसीक्यू जो भी चीजें हैं सब आपको लास्ट में प्रोवाइड की जाएंगी। मेरा उद्देश्य है कि पेपर 1 में बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, कंटेंट कई बार उन्हें एक जगह नहीं मिल पाता, या कहीं कोर्स में परचेज करते हैं तो महंगा पड़ता है, सब बच्चे परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसे स्टार्ट किया है। पूरा पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा पेपर 1 का, और सिलेब सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करूंगा। अभी जैसे चैप्टर ये कंप्लीट होगा, सेकंड चैप्टर होगा, यूनिट 1 का आएगा। ओके। और ये आप देख सकते हैं, बाइलिंगुअल होगा, आप किसी माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और सो दैट आपने लगभग जो व्यूज आए हैं काफ़ी अच्छा लगा, इसी वजह से मैं वीडियो को और जल्दी बना रहा हूँ। तो आप ऐसा करना कि अभी जब आप देखें वीडियो को तो शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप थोड़ा मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। है ना। तो हम अगेन अपने चैप्टर पे आते हैं। और लास्ट वीडियो आपने जो देखी थी, वो हम भारत की शिक्षा नीतियों पे बात कर रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की अगर हम बात करें तो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा के संदर्भ में गुरुकुल पद्धति का प्रयोग किया जाता था। उसके माध्यम से शिक्षाएं दी जाती थी। आपने भगवान कृष्ण की और सुदामा की कहानी सुनी होगी, गुरुकुल से जुड़ी हुई, जिनके गुरु संदीपन हुआ करते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दी जाती थी। भगवान श्री राम ने भी गुरुकुल माध्यम से पढ़ाई की। यहाँ पर विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे, वेद पढ़ते थे, दर्शन पढ़ते थे, कला पढ़ते थे, युद्ध कला पढ़ते थे, जीवन कौशल, ये सब चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। और प्राचीन विद्यार्थी जो होते थे वो एक तरीके से जो हमारे चार आश्रम की व्यवस्था है, जिसमें हम जो है ब्रह्मचर्य से लेकर के संन्यास तक के जो हमारे चार आश्रम है, उन पर हम बात करते हैं। है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी। फिर मध्य काल में हम देखते हैं कि हमारे देश पे मुगलों ने भी राज किया। तो वहां पर मदरसे स्थापित किए गए, शिक्षा के संदर्भ में मकतब बनाए गए, मदरसे बनाए गए, और धार्मिक और लौकिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। पहले हमारे देश में वैदिक दर्शन से जुड़ी हुई शिक्षाएं दी जाती थी। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है उसका स्रोत वैदिक ग्रंथ है, विशेषकर ऋग्वेद। और भारतीय ज्ञान परंपरा की जितनी भी चीजें हैं वो सब उसी से निकली हुई हैं। सो दैट पेपर 1 में हम इस चीज को पढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप यूजीसी नेट के जो एक यूनिट है जिसमें हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, उसमें भी आप जो है फिर से इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की अगर हम बात करें तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद होता है, तो हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका निदान करना होता है। उसमें से शिक्षा भी एक समस्या होती है कि शिक्षा लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस समय की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी, बहुत सारे संसाधन दूषित नहीं थे। तो शिक्षा नीति बनाने तक हमारे पास काफी समय लग गया। ठीक है, 1968 में पहली शिक्षा नीति बनाई गई इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसे कोठारी आयोग के जो है सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, 1964-66 में ये आयोग आया था। पेपर वन में आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको ध्यान रखना। इसमें समान शैक्षिक अवसर, तीन भाषा सूत्र, इन सब चीजों पर इसमें जोर दिया गया। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार ने दूसरी शिक्षा नीति लागू की, जिसमें विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, वयस्क साक्षरता और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आपने सब पढ़े सब बड़े लोगों सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में ज्यादातर लगा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरी एक तरीके से कोई भी शिक्षा से अछूत न रहे, किसी भी कोई भी सब तक शिक्षा पहुंचे, इस वजह से उसको डिजाइन किया गया था। 2001 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोले गए, जो कि हमारी द्वितीय शिक्षा नीति 1986 का ही पार्ट थे। द्वितीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें जो लाई गई वो सब कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन से ही जुड़ी हुई थी। क्योंकि पहली शिक्षा नीति जब बनाई गई तो कोठारी कमीशन की सारी जो सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। फिर जो है दूसरी शिक्षा नीति में कुछ सिफारिशों को फिर से लागू किया गया, और तब से लेकर अब तक द्वितीय शिक्षा नीति लगातार काम कर रही थी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने द्वितीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए थे, और इसमें गुणवत्ता और विकेंद्रीकरण, इस सेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया था।
इसके बाद नई शिक्षा, अब हम इसकी अगर बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है, एनईपी एक्शन के तौर पे। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति के संदर्भ में बात करें तो 1986 में चूंकि द्वितीय शिक्षा नीति हमारी आई थी, तो काफी लंबा समय एक बीत चुका था। और इस संदर्भ में जो नई शिक्षा नीति है, अब देखो नई शिक्षा नीति शब्द उस समय दिया गया था, लेकिन इस समय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले से न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता था। एन का मतलब पहले क्या होता था? न्यू। लेकिन अभी इसमें एन का मतलब है नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सो दैट धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हम उसको पश्चिम से जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम सब चीज़ें बाहर से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सभी जो हमारे अब जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम अपने भारतीयकरण को यानी इंडियनाइजेशन को काफ़ी फोकस करते हैं। तो इसको न्यू की जगह पे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किया, इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे ले जाना है। तो ये जो नीति है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो से संबंधित थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इनकी सिफारिशों के आधार पर ये तैयार की गई थी। और इन्होंने समग्र व बहुविषयी शिक्षा विषयों में लचीलापन और नई संरचना, जिसे हम 5-3-3-3+4 के नाम से जानते हैं, इसको अपनाया। पहले हम देखते थे 10+2 सिस्टम फॉलो किया जाता था, लेकिन हम नई शिक्षा नीति में हम इसको फॉलो करते हैं। और इस पर्टिकुलर जो इतना जितना भी आपने इस क्लास में पढ़ा है, पर्टिकुलर इस इतनी सेशन से ही बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दैट स्टार्ट करते हैं अभी आगे की चीज़ों पे। शिक्षा के महत्व की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और समग्र मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा का महत्व सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह आयामों में हम उसको समझ सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में समझ सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी गोल 4 है, जिसे हम 2015 से 2030 तक प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी उद्देश्य है सभी के लिए शिक्षा क्या हो, सुलभ हो, समावेशी हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब तक पहुंचे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं ना हो जो जीवन आजीवन सीखने के अवसर से वंचित रहे। और इस प्रकार से जो एसडीजी गोल 4 है वो सभी को शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बढ़ावा देता है, की बात करता है। शिक्षा का व्यक्तित्व विकास करना है, न केवल रोजगार के लिए बल्कि समाज में समाज को आगे ले जाने के लिए, महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए, वैश्विक मुद्दों के प्रति जानकारी को मतलब आपको आपके पास जानकारी तभी होगी जब आप चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो वैश्विक मुद्दों को भी आपको समझने के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। और ये सभी बातें हमारे एसडीजी गोल 4 के अंतर्गत मूल लक्ष्य के तौर पर बताई गई हैं, जिसे हम 2030 तक प्राप्त करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए हों। एसडीजी गोल क्या होते हैं? तो पहले एमडीजी गोल हुआ करते थे, ठीक है। 2000 से लेकर के 2015 तक हमारे पास जो है 8 गोल थे, जिन्हें हम एमडीजी मैलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते थे, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है घोषित किए गए थे। और यूनाइटेड नेशन को हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूएनओ। और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसे हम विश्व की संसद भी बोलते हैं, किसको? यूएन को। तो इसके माध्यम से समय समय पर बहुत सारे प्रावधान, हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के लिए कुछ कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस आयोजन किए जाते हैं, जिनको विचार विमर्श करके पूरे देश पे लागू किया जाता है। तो यूएन के द्वारा जो 17 लक्ष्य, जो कि चूंकि हमने बताया कि जो एमडीजी थे इनका कार्यकाल 2015 तक था, 2000 से लेकर के 2015 तक था। तो जब ये समाप्त हो रहे थे तो उसी समय 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए, यानी आगे जो हमारा समय होगा पूरे विश्व में, विश्व के लिए, उसके लिए कौन से लक्ष्य होंगे? तो 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जो 2015 में स्वीकार किए गए और 2016 से लागू हुए। तो 17 विकास लक्ष्यों में पूरे विश्व के लिए जो बनाए गए, उसमें से चौथा विकास लक्ष्य है, कितने, क्या है ये है सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। तो आपको एसडीजी गोल्स भी याद रखने हैं, हालांकि इसको हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे अगेन, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए आप। शिक्षा के अर्थ को समझने के दो दृष्टिकोण है। एक तो दृष्टिकोण है व्यापक अर्थ का। जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो सारा संसार ही हमारा शिक्षा क्षेत्र है। सभी व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, ये सब क्या है? विद्यार्थी। ऑल वर्ड इज माई फील्ड ऑफ एजुकेशन। एवरी इंडिविजुअल, चाइल्ड, यूथ एंड पर्सन इज ए लर्नर। ओके, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है व्यापक अर्थ के अनुसार।
ठीक है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप मेले से सीख सकते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं, आप स्कूल से सीख सकते हैं, आप घर से सीख सकते हैं, आप खेल से सीख सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी अन्य प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, दोस्तों से सीख सकते हैं। और सीखते भी हम लोग दोस्तों से, न जाने क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, पढ़ाई के अलावा। हालांकि दोस्त बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, अच्छी चीजें भी सिखाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? तो ये तो व्यापक अर्थ हो गया कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में पूरा संसार ही हमारा क्या है, शिक्षा क्षेत्र है। लेकिन शिक्षा के संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। ये पाठ्यक्रम, परीक्षा, अंक व प्रमाण पत्र तक सीमित है। तो शिक्षा के अर्थ से जब प्रश्न आएगा तो दो संदर्भ में पूछा जाएगा, शिक्षा के व्यापक अर्थ का और शिक्षा के संकुचित अर्थ का। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो यहाँ से जो है पूछा गया है। अब हम देखेंगे शिक्षा और संविधान का क्या संबंध है, संविधान में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम में, सीधे हिट करेंगी, न केवल पेपर 1 के एग्जाम में, पेपर 2 में भी, क्योंकि शिक्षा लगभग लगभग सभी पेपर से जुड़ी हुई है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपको इस क्लास को अच्छे से पूरा देखनी है, बच्चों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान में शिक्षा को ऐतिहासिक स्थान दिया। इस संशोधन के द्वारा तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला, अनुच्छेद 21 का को भाग 3 मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन जो 2002 है, इसने शिक्षा के संदर्भ में बहुत बड़ा काम किया। और अनुच्छेद 21 ए, जो कि हमारा मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार। भाग 3 में जितने अधिकार हैं वो मूल अधिकार हैं, इसके अलावा जितने भी अन्य संवैधानिक प्रावधान है वो संवैधानिक प्रावधान है, वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसके माध्यम से किया गया? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में। और क्या किया इस संविधान संशोधन ने? तो और देख लेते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 45, जो कि भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी जो बच्चे सोशल वर्क से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड पेपर में सोशल वर्क पढ़ाता हूँ, सोशल वर्क में मेरा जीआरएफ है, तो सोशल वर्क में भी प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है, यानी डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखें, डीपीएसपी में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो 36 से 51 तक अनुच्छेद जो है वो डीपीएसपी की हैं। ठीक, तो 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है, तो आप इसको देख सकते हैं माइनस करके, लगभग 16 के आसपास अनुच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व है भाग 4 में, उसमें अनुच्छेद जो 45 है वो क्या कहता है? वो कहता है, उसमें संशोधन किया गया। पहले इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन के बाद इसे बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य और देखभाल शिक्षा देने पर जोर दिया गया। यानी कि आर्टिकल 45 डीपीएसपी, ठीक है, ये किसकी बात करता है? ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, जिसे हम भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से क्या करते हैं? संशोधित करके इस चीज को लागू करते हैं। ओके, और क्या किया गया इसमें? तीसरा अनुच्छेद जो इसमें जोड़ा गया है, वो मतलब तीसरी चीज जो इसमें शामिल है वो है अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, जो कि संविधान के भाग 4 से जुड़ी हुई। संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन अभी 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ही जोड़ा गया है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो जिसके अंतर्गत माता पिता अभिभावकों को यह कर्तव्य बनाया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, तो यथास्थिति शिक्षा दिलाएं जैसे वो दिला सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 86वां संविधान संशोधन था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, और शिक्षा और संविधान का संबंध इस प्रकार हमने देखा कि बहुत गहरा है। अब अनुच्छेद 21 का को जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, फिर इसी संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था सोशल वर्क एग्जाम में, आरटीई एक्ट का, ठीक है, के तहत, जो कि 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन, पारित किया गया। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इस अधिनियम ने सुनिश्चित किया कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, क्योंकि अधिनियम का नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, साथ ही इसने निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण वंचित वर्गों के लिए अनिवार्य किया। तो इस प्रकार राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ है। इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा को संविधान में एक मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 ए के तहत।
राज्य की नीति निषेध तत्व के अनुसार अनुच्छेद 45 में इसे शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्य के तौर पर अनुच्छेद 50N के रूप में स्थान मिला। जबकि आरटीई अधिनियम के तहत 2009 ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रदान की। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसके संवैधानिक प्रावधानों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बात बनेगी ना, बात नहीं बनेगी। और यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि एग्जाम में बहुत बार इस आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन एक वैश्विक निकाय है जिसे यूनेस्को ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की समीक्षा और सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो हम सभी जानते हैं 1945 में इसकी स्थापना हुई है यूनेस्को की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको कमेंट करना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, शुदैट इस आयोग ने एक कमीशन की स्थापना की। 1993 में इसकी स्थापना की और इसका सबसे प्रसिद्ध जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, इस कमीशन का नाम था डेल्योर कमीशन। ठीक है, तो इस डेल्योर आयोग ने रिपोर्ट दी 1996 में। स्थापित कब हुई? 1993 में। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। और इस रिपोर्ट के माध्यम से इसने बताया, इस आयोग ने बताया कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली। और इसे सीखने की 4 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, कैसे? कैसे 4 स्तंभ कौन से हैं वो? और ये चारों स्तंभ एग्जाम में पूछे गए हैं। इस रिपोर्ट का नाम पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सन पूछा गया है, किसने जारी की, किसने संस्थान के आयोग की स्थापना की थी? यूनेस्को ने। और ये चारों के चारों आपको अभी हम पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझ के जाना है और याद रखना है। तो 4 जो मुख्य स्तंभ इसने बताया इस आयोग ने, पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। ठीक है, आपको कहीं जाना है और आपने अगर उसके बारे में पहले से सीख लिया है, पहले से पढ़ लिया है, तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में पूछना नहीं होगा। ठीक है, तो ज्ञान अर्जित करना, ताकि जीवन भर आप उसका फायदा उठा सकें। लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना। जब आप सीखते हैं तो आप उससे संबंधित उन स्किल्स का प्रयोग करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक कौशल सीख सकते हैं। सीखने का मतलब बहुत सारी चीजों से है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो वो सीखना। साथ मिलकर जीना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके लिए पढ़ना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ में रहने के लिए पढ़ना। शांति, सहयोग और भाईचारे का विकास, एसडीजी गोल्स जब आप 16-17 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वैश्विक पार्टनरशिप की वहां पर बात की गई, शांति की बात की गई, और स्वयं बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सीखना, आत्मबोध के लिए सीखना। तो ये चारों के चारों जो स्तंभ हैं, जो यूनेस्को के द्वारा दिए गए हैं रिपोर्ट के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। ओके, आयोग ने शिक्षा को मानव विकास, शांति और सामाजिक प्रगति का सार्वभौमिक साधन बताया। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार और वैश्विक नागरिक नागरिक बनाना भी होना चाहिए। ग्लोबल सिटीजनशिप की बात हो रही है आज, वैश्विक नागरिकता की बात हो रही है, जहाँ पर सभी को समानता, सभी को सामाजिक न्याय, सभी को अवसरों की उपलब्धता हो। तो ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? हमारी कल्चर, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। ठीक है, सो दैट आपको इंग्लिश हिंदी में किसी मीडियम में आप देख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में जरूर अपने कमेंट दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। शिक्षा दर्शन और उनके प्रमुख विचार, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ किंडरगार्टन के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की थी, किंडरगार्टन पढ़ाई की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य था कि खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को बच्चों को प्रदान करना चाहिए, ताकि वो सीख सके, उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो सके, वो खेल खेल में सीखे, है ना? तो ये प्रणाली काफी ज्यादा आज भी प्रचलित है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो आज के तौर पे इंटरनेशनल जो स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को खेल के माध्यम से बहुत सारे कंपटीशन भी करवाते हैं, कल्चरल कंपटीशन भी करवाते हैं, है ना? अगला है मौर्य मोंटेसरी। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की बात की, स्वाध्ययन की बात की, और अनुशासन के साथ स्वतंत्रता पर बल दिया। स्ट्रेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग एंड फ्रीडम विद डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीडम विद डिसिप्लिन। तो मारिया मोंटेसरी बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। फिर जॉन डेवी के अगर जब तक हम नाम न लें तो ये दर्शन अधूरे रह जाएंगे। जॉन डेवी ने करके सीखने की बात की, कि बच्चा अगर
पेड़ पे चढ़ रहा है तो उसे चढ़ने दो, गिरेगा तो वो समझेगा। ठीक है, अगर वो जो दिया होता है, ठीक है, अगर आग की लौ पे वो जा रहा है, पकड़ रहा है, तो उसको जाने दो, क्योंकि जब वो एक बार टच कर लेगा, हाथ जल जाएगा, तो वो दोबारा उसको नहीं छुएगा। तो लर्निंग टू डू, लर्निंग बाय डूइंग की बात इन्होंने की। शिक्षा में लोकतंत्र और समस्या समाधान आधारित पद्धति पर इन्होंने जोर दिया। ओके। इसके बाद जीन पियाजे, जीन पियाजे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पूछे जाते हैं, सोशल वर्क में भी पूछे जाते हैं जीन पियाजे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है, इसको हम विस्तार से भी बाद में डिस्कस करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसके माध्यम से इन्होंने बच्चों की मानसिक वृद्धि के अनुसार बात कही कि संज्ञानात्मक विकास चरणों का सिद्धांत, कि जो सीखना है वो बच्चों की मानसिक वृद्धि के अनुसार होता है। शुरुआत के वर्षों में वो धीरे धीरे सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उनका वो बढ़ते, उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनका मस्तिष्क विकास होता जाता है। इस प्रकार वो उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। संज्ञानात्मक शब्द, ये जो शब्द है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब है सोचने समझने निर्णय लेने और विचार करने, ठीक है, चिंतन करने से संबंधित जो मस्तिष्क की एक क्षमता होती है, उससे जुड़ा हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, जीन पियाजे के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसके 4 स्टेप हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। ओके, जैसे 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 संदर्भ आएगा हम डिस्कस करेंगे उसको। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने नेचुरलिज्म एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात की, यानी प्रकृतिवाद और समग्र शिक्षा के को जोड़कर इन्होंने बात की कि प्रकृति के साथ शिक्षा को जोड़कर बच्चों को सिखाना, कला संगीत प्रकृति और शिक्षा, इन सब का समन्वय की बात इन्होंने की। तो दैट बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछ जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में जो हमारा जनगण मन की स्थापना रचना की, जिसे हम आज राष्ट्रगान के तौर पर याद करते हैं, ये बंगाल से संबंधित व्यक्ति हैं और इनके नाम पे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी पश्चिम बंगाल में की गई, शांति निकेतन क्षेत्र। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, जिसके जेब में गांधी नहीं होते उसको कोई पूछता नहीं। कहने का मतलब है कि नोटों पर भी इनका चित्र होता है। और दूसरी बात, इन्हें हम राष्ट्रपिता के तौर पे याद करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में इनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नई नई तालीम और बेसिक एजुकेशन की बात की। वर्धा स्कीम की इन्होंने बात की, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने वर्क बेस्ड एजुकेशन की बात की, सेल्फ रिलायंस की बात की, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की। ये स्वयं चरखा चलाते थे ताकि ये श्रम के महत्व को लोगों को बताना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी के संदर्भ में ये चीजें आपको बहुत याद रखना है। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ये चीजें सब आपको पता है। इन्होंने ग्राम स्वराज, स्वराज, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। ठीक है, इनकी आत्मकथा भी मैंने पढ़ी है, बहुत मतलब अच्छी पुस्तक है वो। प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में जब तक अगर हम बात ना करें तो कोई भी दर्शन अधूरा रह जाता है। तो शिक्षा के संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु, ये दो ऐसे पर्सन जिन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ काम किया है। शिक्षा का उद्देश्य न्याय, नैतिकता और आदर्श राज्य शासक, योद्धा और श्रमिक के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने बताया कि प्लेटो एजुकेशन फॉर जस्टिस मोरालिटी एंड आइडियल स्टेट प्रपोज्ड ए सिस्टम फॉर रूरल वेरियर एंड वर्कर्स। तो इन्होंने एक एक तरीके से तरीका बताया कि सबके लिए शिक्षा का एक जो डिफरेंट स्तर होता है, उसके संदर्भ में इन्होंने बात की। ओके, उसके बाद अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया, मन और शरीर के संतुलन का महत्व इन्होंने बताया। तो ये हम सभी समझते हैं कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है मन और शरीर में। ठीक है, तभी जो है चीजें प्रॉपर तरीके से चल पाएंगी। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा शिक्षा के दर्शन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। अब हम शिक्षा के प्रकार को देखते हैं। 2 प्रकार की शिक्षा होती है। दो हम कह सकते हैं या कह सकते हैं 3 प्रकार की शिक्षा होती है, उसको हम इसी में डिस्कस करते हैं। शिक्षा के औपचारिक प्रकार। जब हम शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं तो शिक्षा के प्रकार का मतलब है कि शिक्षा कितने प्रकार से दी जा सकती है, कितने वे में दी जा सकती है, कितने तरीकों से दी जा सकती है, कितने डायमेंशन में दी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है औपचारिक शिक्षा। ये जो शिक्षा होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, संगठित होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, व्यवस्थित होती है। जो विद्यालयों में दी जाती है, महाविद्यालयों में दी जाती है, विश्वविद्यालयों में दी जाती है, जिसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है और बहुत सारी चीजों को फॉलो करके ये दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। लेकिन क्या इसी से काम चल जाता है? बिल्कुल नहीं। जब हम बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में उसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, मित्रों से वो बहुत कुछ सीखता है, समाज से वो बहुत कुछ सीखता है, मीडिया से वो बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, और मीडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बच्चे आजकल बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो दैट
अनौपचारिक शिक्षा में हमारे ये सारे के सारे साधन जो हैं वो महत्वपूर्ण है। ओके। गैर औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा को एक तरीके से हम जो है अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में देख सकते हैं। लचीली शिक्षा जो औपचारिक संस्थानों से बाहर दी जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं वैध साक्षरता कार्यक्रम, व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, और इसके अलावा जो मुक्त शिक्षा का एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा का ही पार्ट है, गैर औपचारिक शिक्षा का पार्ट है, जहां पर आपको कोई बाध्यता नहीं होती, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में हम इग्नू को देख सकते हैं, है ना। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इसकी स्थापना 1985 में कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, ठीक है, और किस राज्य में स्थापित हुआ था। ओके, आप कमेंट करना, फिर मैं सही जवाब उसका बताऊंगा। टीचिंग शिक्षण, यानी कि टीचिंग की अगर हम बात करें, देखो हमारा जो मेन चैप्टर है वो है टीचिंग, ठीक है। अभी तक हमने शिक्षा के बैकग्राउंड को समझा, जहाँ से प्रश्न ऑब्वियसली बहुत सारे पूछे गए हैं। अब हम अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, और मेन चैप्टर की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, एक दो बार देखिए, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके मोटिवेशन प्रदान कीजिए, क्योंकि नई स्टार्टिंग है, सो दैट आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।